नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग आ गए हैं फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ जी सर हम आ चुके हैं। एंड फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। हेलो निखिल, गुड आफ्टरनून। चलो सभी को सबसे पहली बार वैसे दिन में कभी भी मिलो, है ना, गुड मॉर्निंग चल सकता है। ओके, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सभी को। जल्दी से जल्दी आ जाए। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो बेसिकली सीआईएल की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। दिस इज द फर्स्ट क्लास जहां पर हम लोग अब आग लगाएंगे। हेलो रमेश, क्या हाल चाल। हेलो निकिता, हाय राज, हेलो दीप, हाय धनंजय, सभी को गुड आफ्टरनून गाइज। बहुत सारे लोग होंगे जो इसको रिकॉर्डिंग में देखने वाले होंगे, मतलब अभी लाइव ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी लोग भी इसको देखिएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर आप सभी लोगों को पता है जहाँ पे आप कॉल लगाते हैं, या फिर अपने एप्लीकेशन में आप चैट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां से मैं आपके मैसेज पढ़ लूंगा। अलॉन्ग विद दैट गाइज, अगर हम कोल इंडिया लिमिटेड को लेकर के चल रहे हैं तो 100 जो आपके टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, राइट, 100 क्वेश्चंस अगर मैंने बात करी है CIL MT की, ठीक है, 2026 का जो एग्जाम होना है ना, इसमें सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से यही बोलना चाहूंगा दैट वी आर गोइंग टू गेट द सिलेक्शन। हमें पढ़ना है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें तैयारी करनी है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि सिर्फ प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब अगर हमें सिलेक्ट होना है तो हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी कि अगर ये 100 क्वेश्चंस हैं, इन 100 क्वेश्चंस को मैं कितना मैक्सिमाइज कर सकता हूं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसका मतलब है कि 100 के 100 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहां पर जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिस तरीके से हम क्वेश्चंस को लेकर के जाएंगे, हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम अपने लेवल को इंक्रीज करते हुए जाएंगे। शुरुआत होने वाली है फ्लूइड मैकेनिक्स से। किससे होने वाली है गाइस? फ्लूइड मैकेनिक्स से हम शुरुआत करेंगे। इस सब्जेक्ट को जितना बढ़िया तरीके से आप कवर करते हुए जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़िया लेवल पे जाएगा, ठीक है। ओके, एंड आज के क्वेश्चन थोड़े सिंपल होंगे। आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। थोड़ा बफर हो रहा है, जिसका बफर हो रहा है रमेश एक बार बंद करके वापस एप्लीकेशन ऑन कर लेना, है ना, इंटरनेट स्पीड की वजह से हो सकता है, बाकी तो सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है गाइस, अभी आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स शुरुआत करनी है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे आज, हम लोग सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे सो दैट हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस है और हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करना शुरू करें। अब जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स की आप लोगों की क्लास हो रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो आप लोग घर में क्या करोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स को रिवाइज करना, ठीक है। अब रिवीजन में भी ऐसा मत करना कि जीरो से बिल्कुल वही चीज पकड़ के चल रहे हो कि अच्छा ये फ्लूइड होता है, ये ऐसा होता है, नहीं। जो चीजें आपको नहीं बनती हैं वो आप पहले पढ़ना, ठीक है। ओके, वॉइस बार बार रिपीट हो रही है। संजय एक बार बंद करके वापस वो ऑन करना जरा, क्योंकि यहां से तो सब कुछ सही है, राइट। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं। हाँ, यहां से सब कुछ बढ़िया जा रहा है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग सबकी सही है। क्या दूसरे को भी वॉइस रिपीट हो रही है? अगर आपको हो रही है एक बार बंद करना सेशन को, फिर वापस से ऑन कर लेना, राइट। आपकी चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करें गाइस। सभी लोग सज्ज हैं? सभी लोग सज्ज हैं? नाउ ओके, ओके, ऑल ओके है, सही है। चलिए बहुत बढ़िया। जिसमें भी वॉइस का इशू आ रहा है, जिसको वॉइस बार बार रिपीट हो रही है, वो एक बार सेशन को बंद करना, वापस से शुरू कर लेना, आपका सही हो जाएगा। जिसका इशू नहीं चल रहा है वो बंद मत करना, है ना, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, दिस विल बी हेल्पफुल। यस राज, ठीक है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो, है ना, क्योंकि लेवल हम वही रखेंगे, ठीक है। अब देखो गाइस, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो जब भी कभी कोई भी एमसीक्यू होगा, मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निक बता देता हूं। हम एमसीक्यूज को कैसे देखने वाले हैं, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस पे चलते हैं, राइट। कोई भी एमसीक्यू आएगा, आज हम लोग थ्योरी देखने वाले हैं, तो थ्योरी में ही मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि किस तरीके से आप लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे। द थिंग इज, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपकी अप्रोच, राइट। आप इस अप्रोच पे ज्यादा ध्यान देना, आंसर अपने आप सही निकल करके आएगा, ये फैक्ट है। आप लोगों को सिर्फ सोचना है कि किस तरीके से मेरी अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम चलेंगे अप्रोच पे, कि अप्रोच कैसे बनाई जाती है। कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप लोगों को यह बाइफरकेट करना होता है। देखो, सब्जेक्ट के लिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोगों को टॉपिक जरूर बाइफरकेट करना है, राइट।
उस टॉपिक के बारे में ही आप लोगों को सोचना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने कोई भी एक टॉपिक लिया, फॉर एग्जांपल मान लो बर्नौलीज का एक क्वेश्चन आ गया। जैसे ही बर्नौलीज आएगा तो आप लोगों के दिमाग में जितनी भी चीजें हैं सब कुछ बर्नौलीज से ही रिलेटेड चलनी चाहिए, फिर आप किसी और जगह मत भागना, है ना। क्या होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी एनर्जी जो होती है ना वो सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन उसको गैदर करने में लगती है, राइट। अब सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने से अच्छा दिमाग में फिल्टर आउट करो बर्नौलीज, मतलब बर्नौलीज के इर्द गिर्द ही वो क्वेश्चन घूम रहा होगा, इससे ज्यादा ऊपर वो क्वेश्चन नहीं जाएगा, राइट, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने हाइड्रोस्टैटिक टर्म का यूज कर लिया, तो वो जो क्वेश्चन होगा वो हाइड्रोस्टैटिक के ही इर्द गिर्द घूम रहा होगा, है ना, समझ रहे हो। तो मतलब हमारा जो जितना फोकस होगा ना, जितनी अप्रोच होगी वो हाइड्रोस्टैटिक से रिलेटेड, मुझे जो जो चीजें पता है मैं उस पे लगाऊंगा। अगर मान लो बर्नौलीज का क्वेश्चन आया तो मेरा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन होगा कि बर्नौलीज से रिलेटेड मुझे जो जो चीजें बनती हैं मैं उसको ध्यान में रखूं। अगर मान लो तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, तो जितना भी उससे ज्यादा रिलेटेड डेटा तुम्हें पता है, नॉलेज है तुम्हें, उसी के ही इर्द गिर्द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है तो वहां पे डायनेमिक्स मत लगाने चले जाना, राइट। हाइड्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है तो मतलब स्टैटिक का क्वेश्चन है तो वहां डायनेमिक्स नहीं लगेगी, डायनेमिक का क्वेश्चन है तो स्टैटिक मत लगाना, समझ रहे हो। अपनी अप्रोच को बिल्कुल क्लियर रखना, ठीक है, इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग सज्ज हैं गुलाबी दिल के साथ मुझे बता देंगे कि हाँ जी सर बिल्कुल तगड़े लेवल पे करते हैं, ठीक है। अब सही हो गया, बहुत बढ़िया रमेश, बहुत बढ़िया, ओके। लास्ट टाइम मेरा 1 नंबर से रह गया था, कोई बात नहीं संजय, अब नहीं रहेगा, है ना। अप्रोच पे ध्यान देना, मैं तुम लोगों को इन सेशंस में अप्रोच सिखाऊंगा, कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतना जल्दी सिखाऊंगा, ठीक है, ओके। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ग्रोज इन द लिक्विड एज द टेंपरेचर। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसमें आप लोगों को क्या पता चल रहा है। अब अप्रोच देखो, सबसे पहले क्या आया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे चैट ऑफ कर रहा हूं, चैट ऑफ नहीं मतलब चैट प्राइवेट कर रहा हूं, सो दैट आप लोग किसी और का आंसर ना देख पाओ, है ना, वरना आप लोग तो दूसरों के ही आंसर देख देख करके चले जाओगे, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों को खुद के आंसर देने हैं, ठीक है। चैट पब्लिक रहेगी तो आप दूसरों का आंसर देखोगे, फिर आपको कोई मजा नहीं आएगा, ठीक है, ओके। चलिए, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट काइनेमेटिक विस्कोसिटी ग्रोज। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में क्वेश्चन आया। अब तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीजें चलेंगी, तुम्हारे दिमाग में चलेगा भैया काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात कर रहा है, मतलब न्यू की बात कर रहा है, इसका मुझे फॉर्मूला पता है, म्यू बाई रो होता है, इसकी सारी चीजें तुम्हें पता चल गई, राइट, है ना। जितना भी था सब कुछ तुमने दिमाग में सोचा। अब क्या कह रहा है, ग्रोज मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी ग्रो हो रही है, मतलब बढ़ रही है इन लिक्विड्स, मतलब इसने किसके बारे में बात करी है, लिक्विड्स के बारे में बात करी है। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी में लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, लिक्विड का मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर तुम्हें क्या फील आएगा, यहां पर तुम्हें फील आएगा कि इसकी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होगी। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर विल बी बी। अच्छा यहां पर एक चीज और भी है, देखो अप्रोच देखो, समटाइम्स क्या होता है मैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म्स में आंसर देने में कंफर्टेबल नहीं हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस तरीके से आंसर को देखूं या फिर किस तरीके से मैं इस आंसर को समझूं, राइट, है ना। अभी आप इस तरीके से समझोगे तो आप लोगों को समझ में भी आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है ना। बिहेव सेम एज डायनेमिक विस्कोसिटी। वेरी गुड रमेश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, राइट। तो अब मुझे पता है कि यहां पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज कंपेयर टू डायनेमिक विस्कोसिटी, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म्स में आंसर देना चाहता हूं, मैं डायनेमिक विस्कोसिटी के जो टर्म्स है उसको पकड़ूंगा और उसके बेसिस में आंसर दूंगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा पता है कि भाई जिस तरीके से मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ेगा तो डायनेमिक विस्कोसिटी घटेगी, अगर डायनेमिक विस्कोसिटी घट रही है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी घटेगी, किसके लिए, लिक्विड्स के लिए। क्लियर है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है shear stress in the न्यूटोनियन फ्लूइड इज लीनियर विथ। कह रहा है जो shear stress है उसमें जो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए shear stress होता है वो किसके साथ लीनियर बिहेवियर दिखाता है। अब जब भी कभी, अब देखो क्वेश्चन आया, तुम क्या करोगे, न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में सोचोगे। न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा फ्लूइड है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। और अगर कोई भी फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहा है, इट मींस व्हाट, इट मींस कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से ही रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है वो तुम्हें पता है, दैट इज शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ du अपॉन dy, राइट मेरे लाल।
तुम्हें ये वाली बात बहुत अच्छे से पता है। अब अगर देखा जाए तो ये म्यू क्या है बेटा, ये है म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, राइट। तो मतलब अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, मैं इसको हटा दूं तो मुझे पता है दैट शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, राइट, है ना। तो कई बार क्या होता है, अब देखो प्रेशर नहीं बोल सकता मैं, वेलोसिटी नहीं बोल सकता, डेंसिटी नहीं बोल सकता, अब यहां पे लिखा हुआ है शेयर रेट, है ना। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एक बार देखने के लिए मिला है एसएससी जेई सीबीटी 2 के पेपर पे, वहां पर शेयर रेट लिखा हुआ था और बच्चा कंफ्यूज हो गया, भैया शेयर रेट थोड़ी ना होता है, शेयर स्ट्रेन रेट होता है, राइट। क्वेश्चन में कभी भी आता है तो हम उसे शेयर स्ट्रेन रेट बोलते हैं। बट यहां पर याद रखिएगा, जब भी कभी हम रेट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहे हैं, और शेयर रेट इज नथिंग बट इट इज द शेयर स्ट्रेन रेट, राइट। तो इसको याद रखिएगा, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अ फ्लूइड इज कंसीडर्ड इनकंप्रेसिबल व्हेन। अब एक फ्लूइड है, जब भी कभी फ्लूइड के बारे में, अब इनकंप्रेसिबल बोल दिया मतलब इनकंप्रेसिबिलिटी की कंडीशन आ गई, राइट। वेलोसिटी ग्रेडियंट बिल्कुल सही है बेटा, जो शेयर रेट के बारे में बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहे हैं, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक है ना, एक ही नाम से चल रहे हैं, ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या बोला है, फ्लूइड है, इनकंप्रेसिबल है, मतलब मुझे समझ में आ गया, मतलब ये क्या होगा, लिक्विड होगा। तो भाई फ्लूइड बोला है, फ्लूइड के अंदर दो चीजें आती हैं, या तो वो गैस होगा या लिक्विड होगा। गैस कैन बी कंप्रेसिबल, आइडियल फ्लूइड को अगर हटा दिया जाए तो आइडियल फ्लूइड के अंदर आइडियल गैस भी इनकंप्रेसिबल मानी जाती है। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस कंप्रेसिबल है, तो ये गैस हो नहीं सकता। अब फ्लूइड को इनकंप्रेसिबल करना मतलब ये लिक्विड होना चाहिए। तो अब अगर मैं लिक्विड के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पर आंसर क्या होगा, साउंड स्पीड 0 हो जाएगी, बल्क मॉडुलस इनफिनाइट हो जाएगा, या फिर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लो होगी, या फिर ग्रेविटी डोमिनेट्स करेगी। देखो गाइस, अब इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से समझोगे। सबसे पहली बात इन्होंने बोल दिया फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। अगर फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है मतलब कि यहां पर आपका मटेरियल में चेंजेस नहीं होंगे। कौन से चेंजेस नहीं होंगे, वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस इसके 0 होंगे। समझ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक, राइट, वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू उसमें क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। चेंजेस क्या होंगे, 0 होंगे, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब यहां पर देखा जाए साउंड, साउंड का वॉल्यूमेट्रिक चेंज से कोई लेना देना है, नहीं है, काट दो। बल्क मॉडुलस का वॉल्यूमेट्रिक से लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। तो वो क्या होता है, बल्क मॉडुलस, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा वी अपॉन वी। अब यहां पर डेल्टा वी की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब कि मैं इसे बोल सकता हूं डेल्टा पी डिवाइडेड बाई 0। अब अगर कोई भी चीज डिवाइडेड बाई 0 पे लिखी जाती है, डिनोमिनेटर अगर आपका 0 पे हो जाए, तो 1/0 वाले टर्म को बेटा मैं क्या बोलता हूं, इनफाइनाइट। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, राइट। मतलब अगर देखा जाए तो डेल्टा पी अपॉन 0 की वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है। इनफाइनाइट क्या हो रहा है तुम्हारा, के हो रहा है, के इनफाइनाइट मतलब बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखो ये जितनी भी चीजें मैं तुम्हें लिख करके दे रहा हूं, इसे लिख करके देने की संभावनाएं थोड़ा कम होती हैं, इसको ऐसे समझना, राइट। क्यों ऐसा कम बोल रहा हूं, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तुम्हारी बहुत सारी चीजें कैसे जाएंगी, दिमाग में जाएंगी। सो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, ईदर इट इज एमसीक्यू, ईदर इट इज न्यूमेरिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू थिंक इन योर ब्रेन। अपने दिमाग में सोचना कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और उसके हिसाब से आंसर देने की कोशिश करना। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम बिना पेन उठाए किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो तुम सही डायरेक्शन में जाओगे। तो थिंक विदाउट इंक वाली प्रोसेस को करना, है ना। इंक मतलब लिखने के अलावा सिर्फ सोच करके अगर आंसर देते हो तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। ये सारी चीजें तुम दिमाग में सोच सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करो इस तरीके से आगे बढ़ने की। एक बार में नहीं आता है, धीरे धीरे अप्रोच बनती है, धीरे धीरे हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां पर हम सोचते हैं उसके ऊपर, राइट, कि अच्छा इसमें ऐसा किया जा सकता है, राइट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कैविटेशन बिगिंस विद द लोकल प्रेशर ड्रॉप्स बिलो व्हाट। अब देखो कैविटेशन का क्वेश्चन आया है, मतलब कि मेरा जितना भी कॉन्सेप्ट है, मेरा जितना भी थॉट प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा इर्द गिर्द रहेगा किसके, कैविटेशन के, राइट, ओके। प्रतीश पहले एक बार ये समझ लेते हैं, फिर बीच में थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर मैं आपको नोट्स भी बता दूंगा, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा बेटा, ठीक है। बिल्कुल लोड मत लो, हर एक चीज, हर एक जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हम सबका ख्याल रखते हुए जाएंगे, आपको नोट्स का भी बता देंगे, हम आपको सब बता देंगे, ठीक है बेटा, ओके। लेट्स सी कितने लोगों का इसमें करेक्ट आंसर आ रहा है,
ओके, दिस इज द फर्स्ट क्लास। यहाँ पे मैं थोड़ा पोल वगैरह नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, पोल दूं मैं तुम लोगों को? चलो मैं तुम लोगों को पोल देता हूँ, पोल पे आंसर दे करके देखते हैं, ठीक है? आई विल गिव यू अ पोल एंड दैट विल बी ऑफ द 30 सेकेंड पोल, ठीक है? ओके, आप सभी लोगों के पास 30 सेकेंड का पोल आ रहा है, उस पोल में आंसर देने की कोशिश करिएगा, राइट? है ना? आप लोगों को ऐसी क्लास अगर चाहिए होगी पोल वाली तो वो भी दे दूंगा। अच्छा गाइस, यहाँ पर जब तक आप पोल में आंसर दे रहे हो, यहाँ तक मैं तुम्हें एक क्वेश्चन तुम लोगों से मैं जानना चाहता हूँ। अभी मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है वो व्हाइट बैकग्राउंड में करवाई है। व्हाइट बैकग्राउंड में कराने का दो रीजन थे, मैं पहले बता देता हूँ फिर आप मुझे बताना, ठीक है? पहला रीजन ये था कि ये जितना भी कॉन्टेंट है ये सबका सब मैं आप लोगों को दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो। अब अगर मैंने इसे ब्लैक बैकग्राउंड में दिया तो ब्लैक बैकग्राउंड में आप प्रिंट निकालने में वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, राइट? है ना? क्योंकि वो काफी ज्यादा इंक वगैरह खर्चा होगी, सारी चीजें होंगी। तो अगर तुम बोल रहे हो कि मुझे ब्लैक बैकग्राउंड में व्हाइट उसके लिए चाहिए सो दैट मेरी आंखों को थोड़ा आराम मिले, तो मैं ब्लैक बैकग्राउंड में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगर तुम बोल रहे हो कि मुझे यहाँ पर क्या बोलते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं सर व्हाइट बैकग्राउंड इज ओके, तो मैं व्हाइट बैकग्राउंड में आंसर करा दूंगा, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया ही नहीं। अगर मैं लीडर बोर्ड आप लोगों को दिखाऊं तो विनीत कुमार ने तुरंत आंसर दिया है, नीतीश का दूसरे नंबर पे आया और आशीष कुमार का तीसरे नंबर पे आया है, राइट? ये देखो, आप देख भी सकते हो टॉप 3 में विनीत कुमार, नीतीश और आशीष, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, है ना? तो कोई बात नहीं, इस तरीके से भी हम चल सकते हैं। तो इफ यू वांट हम लोग पोल क्लास भी जरूर देंगे, ठीक है? व्हाइट इज बेस्ट, व्हाइट इज बेस्ट, चलेगा? पक्की बात? बैकग्राउंड इज गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बाकी सब्जेक्ट के लिए सेम व्हाइट बैकग्राउंड ही कर दीजिए, ठीक है बेटा? करवा देते हैं, ठीक है? पीछे चल रहा है, कोई बात नहीं बेटा। ओके, इज इट डन? ठीक है, पोल ओपन ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वो 30 सेकेंड का था, अगली बार मैं 1 मिनट का दूंगा तो वो तुम्हारे पास तक भी पहुंच जाएगा, ठीक है? व्हाइट इज ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके संजय, डन है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखो गाइस, यहां पर कैविटेशन के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले चलना चाहिए कि ये कैविटेशन स्टार्ट कहां से होता है, राइट? ये कैविटेशन कहां से स्टार्ट होता है, कैसे ये कैविटेशन आएगा? तो कैविटेशन के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? मुझे पता है कि भैया जब भी कभी आप लोगों के वाटर में बबल फॉर्मेशन होने लग जाए, ठीक है, तो बबल फॉर्मेशन होने की वजह से कैविटेशन आता है। मतलब कहने का क्या है कि जो आपका कैविटेशन है दैट इज अ लो प्रेशर फिनोमिना। क्या है? लो प्रेशर फिनोमिना। ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में चलनी चाहिए बेटा। अगर नहीं चल रही हैं तो चिंता मत करना, जब मेरी थ्योरी क्लास होगी मैं ही आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें तुम लोगों को समझा दूंगा, ठीक है? ओके, सो नालिका वाल्की इज किंग इन ऑफिस, ओके दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। मतलब ऑफिस में रह के भी आप पढ़ाई करो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, अब अगर कैविटेशन लो प्रेशर फिनोमेना है तो यहां पर क्या होता है? जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर। कई बार आप लोगों को क्वेश्चन में लिख करके देगा लोकल प्रेशर, दैट इज द लोकल प्रेशर, दैट इज द एक्सटर्नल प्रेशर। ये प्रेशर आप लोगों का कम हो जाता है वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर को किससे दिखाते हैं बेटा? हम लोग पीवीएस से दिखाते हैं। कई बार आप लोगों को वेपर प्रेशर लिख करके नहीं देगा, पीवीएस लिख करके दे देगा, तो आप समझना कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है पीवीएस, दैट इज वेपर प्रेशर। तो जब भी कभी आपका लोकल प्रेशर, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर आपका एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा तो कैविटेशन आ जाएगी, राइट? तो मतलब वेपर प्रेशर का फिनोमेना आता है यहां पर, तो स्टैटिक हेड से कोई लेना देना नहीं। वेपर प्रेशर मुझे सामने ही दिख रहा है, आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ। फिर गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज। अब सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? जी जी, बताइए बताइए बताइए। पोल नहीं आया अंशुल, पोल दिया कहाँ है मैंने अभी? वो तो एक टेस्टिंग के लिए दिया था अंशुल, है ना? वो तो टेस्टिंग के लिए था पोल, राइट? बताइए। प्रेशर, ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी भी दिया जा रहा है, प्रेशर, क्या बात है।
ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए भी दिया जा रहा है, क्या बात है, बहुत शानदार, डेंसिटी, वेरी गुड। आशीष कह रहे हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज प्रेशर। ऋतिक कह रहे हैं इसका आंसर ए होगा सर, डेंसिटी। अंशुल कह रहे हैं इसका आंसर होगा बी, दैट इज एनर्जी। क्या बात है, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ इज। ए एंड डी में डाउट है, डाउट ही तो होता है। ओके बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है ना। चलिए गाइस, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं और वापस से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कंफ्यूज जो हो रहे हो ना, इसी का ही आंसर आप सभी लोगों को देता हूं, आप लोगों को फील आएगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन ने क्या कहा है। मैंने आप लोगों से, रमेश वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड बेटा। अब सुनो क्या है गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया प्रेशर, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कई सारे लोगों ने आंसर दिया एनर्जी, दैट इज आल्सो रॉन्ग। कई सारे लोगों ने बोला डेंसिटी, दैट इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन। न्यूटन, राइट। अब आप बोलोगे सर क्यों, ऐसा क्यों? क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ की यूनिट पूछी है क्या? आपसे क्या पूछा है? आपसे क्या यूनिट पूछ रहा है? आपसे यूनिट तो नहीं पूछ रहा। अगर आप लोगों से यूनिट नहीं पूछ रहा तो जो सरफेस टेंशन सिग्मा होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? फोर्स पर यूनिट लेंथ की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, या फिर इसकी यूनिट क्या हो जाती है, किसी को पता है? दैट इज जूल पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है इसकी बेटा? यूनिट है, राइट। आप लोग कंफ्यूज हुए, और कंफ्यूज ही करना था। क्यों कंफ्यूज करना था इसको समझना। बेसिकली आप लोगों ने यूनिट को देख करके इसका आंसर देने की कोशिश करी कि अच्छा पर यूनिट लेंथ पर है तो एनर्जी भी तो होती है सरफेस टेंशन की। लेकिन बेटा आपसे ये पूछा ही नहीं जा रहा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो सरफेस टेंशन फोर्स है पर यूनिट लेंथ पे वो क्या है? तो वो तो है एक तरीके का फोर्स ही ना। अरे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने एक उंगली से यहां पर क्या लगाया, एक उंगली से अगर मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये क्या लग रहा है? फोर्स ही तो लग रहा है, राइट। इसकी यूनिट क्या होगी वो बाद में देखेंगे। इस उंगली से अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो है तो फोर्स ही, और ऐसे अगर पूरे हाथ से फोर्स लगा रहा हूं तो क्या है? तो फोर्स ही तो रहेगा, तो फोर्स ही। पर यूनिट लेंथ पे पूछ ले, पर यूनिट लेंथ कहने का मतलब होता है 1 मीटर लेंथ पे। अगर सरफेस टेंशन फोर्स है तो वो है क्या? वो फोर्स ही है, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, राइट। हां, अगर यहां पर लिखता सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ यूनिट इज, देन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर हो जाता, राइट। आपसे यूनिट थोड़ी ना पूछ रहा है, कहां पर लिखा है यूनिट के लिए? पर यूनिट लेंथ इज पूछ रहा है ना, कि सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है। भाई सरफेस टेंशन फोर्स है, 1 मीटर की लेंथ पे फोर्स ही रहने वाला है, 1 मीटर की लेंथ में बदल करके प्रेशर थोड़ी ना बन जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? प्रेशर अगर होता तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर थोड़ी ना बन जाएगा वो। प्रेशर कब होता? प्रेशर होता जब हम पर यूनिट एरिया देख रहे होते। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया अगर होता तो फिर हम इसे प्रेशर बोल सकते थे। इन्होंने पर यूनिट लेंथ बोल करके आपको कंफ्यूज करा है। मजा आया? समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं, राइट। 1 मीटर की लेंथ पे अगर सरफेस टेंशन फोर्स है तो वो सरफेस टेंशन फोर्स ही है, ठीक है। मैं 2 मीटर की लेंथ कर दूंगा तो सरफेस टेंशन फोर्स फोर्स ही रहेगा ना, प्रेशर थोड़ी ना बन जाएगा। समझ रहे हो? स्ट्रेस थोड़ी ना बन जाएगा, वो तो फोर्स ही रहेगा। सो दिस इज द फोर्स एंड ओनली फोर्स, राइट। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन आइडियल फ्लूइड फ्लो शियर स्ट्रेसेस। आइडियल फ्लूइड फ्लो के बारे में बात हो रही है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? खूबसूरत सा क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें देख करके। बताइए आइडियल फ्लूइड फ्लो। मजा आया? समझ पा रहे हो? बोर तो नहीं हो रहा कोई? जिंदगी मस्त चल रही है? किसी बात का आराम तो नहीं है? दुख दर्द पीड़ा तकलीफ बनी हुई है, राइट। क्या बात है, निखिल ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड निखिल। प्रतीश एब्सेंट, क्या चीज एब्सेंट है भाई? है प्रतीश, क्या एब्सेंट है बोलो जरा। आशीष, संजय, अच्छा एब्सेंट, अच्छा ऑप्शन में से बोल रहा हूं, ओह सॉरी मैंने ऑप्शन नहीं देखे थे। ओके, शेयर स्ट्रेस एब्सेंट, क्या बात है यार,
बहुत ही शानदार, एब्सोल्युटली करेक्ट है गाइस, बिल्कुल सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब देखो आइडियल फ्लूइड फ्लो के बारे में बात कर रहा है। आइडियल वर्ड हम कब लगाते हैं, तो हमेशा याद रख लेना, मेरी लैंग्वेज में आइडियल फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, आइडियल फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं भगवान जी फ्लूइड। क्या बोलते हैं, भगवान जी फ्लूइड, राइट, गॉड फ्लूइड, है ना, भगवान जी फ्लूइड। अब अगर ये मेरा भगवान जी फ्लूइड है, मतलब गॉड फ्लूइड है, भगवान जी को जब लेके आ गए तो भगवान जी स्ट्रेस लेंगे क्या, भगवान जी थोड़ी स्ट्रेस लेते हैं, मस्त रहते हैं, बढ़िया है, सब चिल है। प्रभु को कौन सा स्ट्रेस है, स्ट्रेस तो हम लोगों को होगा ना, राइट। तो इस तरीके से भी समझो माइथोलॉजी में, तो भगवान जी फ्लूइड को कोई स्ट्रेस नहीं होना। अदर थिंग, तुम लोगों को भगवान बता दूं, आइडियल फ्लूइड की 3 कंडीशंस होती हैं बेटा। एक कंडीशन होती है जहां पर हम कहते हैं इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है बेटा, विस्कोसिटी दैट इज 0। यहां पर इसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है बेटा, सरफेस टेंशन, ये भी आपका क्या होता है बेटा, 0 होता है, राइट। और यहां पर गाइस जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, इनकंप्रेसिबल होता है, दैट इज इनकंप्रेसिबल, राइट। अब देखो यहां पर सबसे पहली चीज इन्होंने बोला है आइडियल फ्लूइड फ्लो है, तो आइडियल फ्लूइड फ्लो भी हो रहा है, तो है तो आइडियल फ्लूइड ही ना, आइडियल फ्लूइड है मतलब विस्कोसिटी 0। अगर विस्कोसिटी 0 तो यहां पर लगने वाला जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो भी 0, इंटरनल फ्रिक्शन होगा तो वो भी क्या हो जाएगा भाई, फ्रिक्शन किसकी वजह से आता है, शेयर स्ट्रेस, वो भी 0। तो अगर यहां पर देखा जाए तो आइडियल फ्लूइड फ्लो के लिए शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब यहां से और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लो शेयर स्ट्रेस की जगह लिख देता आइडियल फ्लूइड फ्लो पे सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है, क्या बोलोगे, 0। भाई पता है हमें आइडियल फ्लूइड है, उसके लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर मान लो इससे एक और क्वेश्चन बन जाता आइडियल फ्लूइड के लिए कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या होती, 0। भाई कंप्रेसिबल कहां से हो पाएगा, ये तो इनकंप्रेसिबल होता है, आइडियल फ्लूइड है, तो ये इनकंप्रेसिबल भी नहीं होगा, मतलब कंप्रेसिबल भी नहीं होगा, ये इनकंप्रेसिबल होगा। इसमें सरफेस टेंशन की वैल्यू भी 0 होगी, राइट, और इसमें विस्कोसिटी भी 0 होगी, इसमें शियर स्ट्रेस 0 होगा। गॉट माय पॉइंट, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है दैट द सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू, अब सरफेस टेंशन किसकी वजह से आता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सरफेस टेंशन आता किसकी वजह से। थैंक यू सो मच संजय, थैंक यू सो मच। ओके, शेयर फोर्सेस भी 0 होता है क्या सर, भाई अगर शेयर स्ट्रेस 0 है रमेश तो शेयर फोर्स कहां से आ जाएगा, शेयर फोर्स आता मतलब शेयर स्ट्रेस आता किसकी वजह से, शेयर फोर्स अपॉन रेजिस्टिंग एरिया, तो अगर शेयर स्ट्रेस 0 तो शेयर फोर्स भी 0, समझ रहे हो। ओके, ऑप्शन नंबर डी बी डी बी बी डी, ओके, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर डी दिया, दैट इज डेंसिटी डिफरेंस। यहीं पर ही आप लोग गलत हो गए बेटा, सरफेस टेंशन का डेंसिटी से लेना देना नहीं होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सरफेस टेंशन पे डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट होती है। मतलब अब कहने का क्या है, मतलब अब कहने का ये है दैट सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू व्हाट, तो बेसिकली जो सरफेस टेंशन आता है, तो हम लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इस चीज को अपने दिमाग में रखना। ये वाली चीज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछी गई थी, और इस स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं, राइट। सरफेस टेंशन इज द फिनोमिना ऑफ व्हाट, कोहेशन, राइट। ओके, अब यहां पर एक चीज और आप लोगों को बता दूं, ये जो तुम लोगों ने कोहेशन पढ़ा है ना, दिस कोहेशन इज द प्रॉपर्टी, बेटा ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कोहेशन इज द प्रॉपर्टी। कई बार बहुत सारे लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि ये जो सरफेस टेंशन में लिखा हुआ है कि सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी, नो मेरे लाल, सरफेस टेंशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन इज द फिनोमेना, और ये फिनोमेना किसकी वजह से आए, इस प्रॉपर्टी की वजह से, दैट इज कोहेशन। तो अगर तुम्हें कभी भी कोई क्वेश्चन प्रॉपर्टी के टर्म्स में पूछेगा, सो द आंसर विल बी कोहेशन, राइट। सरफेस टेंशन इज द फिनोमेना ऑफ कोहेशन। अच्छा आप समझ नहीं पा रहे ना, फिनोमेना कहने का मतलब क्या है ना, वजह समझ लो, राइट, है ना, वजह कहने का, सर इज फिनोमेना ड्यू टू सरफेस टेंशन, नो 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 नो, सरफेस टेंशन इज द फिनोमेना, इट इज ड्यू टू कोहेशन, राइट, है ना, कोहेशन इज नॉट अ फिनोमेना, कोहेशन इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल
तो मैं ये बताता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो किसका एग्जांपल ले लें, अपन एग्जांपल ले लेते हैं रमेश का, राइट। रमेश इज वेरी हैंडसम, वेरी चार्मिंग, मतलब उसको देख करके ही सब के सब बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं, इतना सुंदर है रमेश, ठीक है। अब रमेश सुंदर है, अब अगर मैं इसमें ये बोलूं कि रमेश बहुत अच्छा, बहुत बड़ा फिटनेस मॉडल है, या फिर मॉडलिंग करता है रमेश, है ना। अगर मॉडलिंग करता है रमेश, है ना, अरे सुंदर है तू मेरे भाई, चिंता मत कर, तू बस मेरी बात सुन, है ना। अगर रमेश मॉडलिंग करता है तो मॉडलिंग करना क्या है, फिनोमिना। क्यों फिनोमिना है? क्योंकि इसकी हाइट बहुत अच्छी है, ये सुंदर बहुत है, इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो इसकी हाइट अच्छी होना इज द प्रॉपर्टी, इसके सुंदरता इज द प्रॉपर्टी, इसकी पर्सनालिटी अच्छी होना इज द प्रॉपर्टी, इसका मॉडलिंग करना इज द फिनोमिना ऑफ ऑल दीज थिंग्स। कोई छुटका सा, मोटका सा, गंदा सा बंदा क्या मॉडलिंग करेगा? नहीं करेगा। अभी समझ में आया प्रॉपर्टी और फिनोमिना का मतलब क्या है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस से वोल्टेज फिनोमिना आता है। वेरी गुड धनंजय, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, राइट। समझ पा रहे हो ना फिनोमेना कहने का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है। तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि भाई प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी कोहेशन है, सरफेस टेंशन नहीं है। आप बोलोगे सर क्यों? देखो इसमें एक चीज ये है, प्रॉपर्टी वो होती है जो हमेशा रहे, है ना। सरफेस टेंशन हमेशा नहीं रहता, सरफेस टेंशन की वैल्यू घटती बढ़ती रहेगी। प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी है भाई, जब तक उसमें सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं होंगे प्रॉपर्टी नहीं बदलने वाली। यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। अब अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि रमेश, है ना, बिल्कुल टॉल है, हैंडसम है, अच्छी पर्सनालिटी के साथ है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो मॉडल बने। ये भी तो हो सकता है कि पुलिस इंस्पेक्टर बन जाए, ये भी तो हो सकता है वो जूनियर इंजीनियर बन जाए, CIL MT, RRB जेई, SSC जेई, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये सारे के सारे एग्जामिनेशन क्लियर कर ले। तो भाई प्रॉपर्टी तो उसकी ये है ना, फिनोमिना हो सकते हैं कुछ और भी। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है फॉर द फ्लोटिंग स्टेबिलिटी मैटर सेंटर लाइज बिटवीन। अगर मैं फ्लोटिंग स्टेबिलिटी के बारे में बात करता हूं तो उसमें मेटा सेंटर कहां पर लाई करता है, बताइए। अगर मैं फ्लोटिंग स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं तो मेटा सेंटर कहां पर लाई करेगा? दिस इज द क्वेश्चन। सिंपल है, टेबल है, एग्जाम्पल है, बताइए भाई क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा? ओके अब गाइस देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन जब भी आता है हमेशा याद रख लेना कि मेटा सेंटर के बारे में अगर क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। मैं तीनों क्वेश्चन तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं सो दैट इससे रिलेटेड अगर कभी कोई दूसरा क्वेश्चन बने तो तुमसे बनता हुआ चला जाए, ठीक है। फ्लोटिंग के केस में मेटा सेंटर आता है, अगर मेटा सेंटर सबसे ऊपर है, उसके जस्ट नीचे तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और सबसे नीचे बेटा फ्लोटिंग के केस में सबसे नीचे हर बार तुम्हारा सेंटर ऑफ बॉयंसी ही होता है, हर बार सबसे नीचे सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है। हम फ्लोटेशन के केस में मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे खेलते हैं, ठीक है। अगर मान लो मेटा सेंटर अब नीचे चला जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाए, ऐसा भी तो केस है। या फिर यह भी हो सकता है कि मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम हो जाए, लेकिन सेंटर ऑफ बॉयंसी हमेशा नीचे होगी। अगर कभी भी मेटा सेंटर सबसे टॉप में है तो ये क्या होगा बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे हो जाए तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर यहां पर मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों भाई भाई बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, राइट। अभी क्वेश्चन किससे पूछा गया था, स्टेबिलिटी से पूछा गया था, तो मेटा सेंटर कहां होगा, अबव सेंटर ऑफ, अरे भाई साहब खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आंसर ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, लेकिन ज्यादा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। ज्यादा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब पूछो क्यों। गाइस देखो, जब मैंने बोला अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो देखो ना स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी तो अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सॉरी अबव सेंटर ऑफ बॉयंसी है, देखो ना, ये देखो, राइट। लेकिन सेंटर ऑफ बॉयंसी के ऊपर तो अनस्टेबल में भी है, तो मतलब यहां पर मैं बॉयंसी के टर्म्स में आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बॉयंसी के ऊपर है मेटा सेंटर, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी बॉयंसी के ऊपर है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में भी बॉयंसी के ऊपर है। तो मतलब मैं बॉयंसी के टर्म्स में आंसर नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम बोलो क्या बॉयंसी के ऊपर नहीं होता है सर, बिल्कुल होता है, एब्सोल्युटली होता है, बिल्कुल है, लेकिन वो तीनों केस में है।
राइट तो ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गई, दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग। लेकिन अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में मेटा सेंटर अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। ठीक है, कोई ट्रिक? सर मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूं, इसकी कोई ट्रिक बताइए। ठीक है, चलो भाई अगर तुम ट्रिक जानना चाहते हो चलो तुम्हें ट्रिक भी सिखा देते हैं। गाइज आप लोगों को जो कंफ्यूजन होता होगा वो फ्लोटिंग के केस में कभी नहीं होता होगा, आपको फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड के केस में मतलब दिक्कत आती होगी, राइट? फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड के केस में दिक्कत आती होगी, ये वाली चीज हर किसी को प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में आती है। बताइए जरा जल्दी बताइएगा। फ्लोटिंग मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और साथ में तुम्हारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कई बार फ्लोटिंग के केस में पूछ लेते हैं, कई बार तुम लोगों से पूछ लिया जाता है सबमर्ज्ड के केस में, राइट है ना, ऐसा होता है। फिर कंफ्यूज रहते हैं, अरे क्या था, जी ऊपर था, बी नीचे था, बी ऊपर था, जी नीचे था, समझ ही नहीं आता, राइट? चलो मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखाता हूं, हमेशा याद रख लेना, ठीक है? हमेशा याद भी रहेगी। क्या तुम्हें यह याद रहेगा? क्या ये याद रहेगा? संजय ये क्वेश्चन क्लियर है? बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है? क्या तुम्हें ये याद रहेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में मेटा सेंटर सबसे ऊपर होता है, बस इतना याद रखो। मैंने एक लाइन बोली, स्टेबल इक्विलिब्रियम में मेटा सेंटर सबसे ऊपर होता है, एक लाइन याद रहेगी, राइट? सिर्फ एक लाइन याद रहेगी। सबमर्ज्ड में कंफ्यूजन होता है। रश्मि अब नहीं होगा बेटा, आज इस क्लास के बाद यू विल फील लाइक कि आज की 1 घंटे की क्लास में मैं उतनी सारी चीजें क्लियर करके आ रही हूं जितनी चीजें मुझे काफी टाइम से डाउट में रखती थी, ठीक है? तो एक लाइन जो मैंने बोली वो हमेशा याद रख लेना, क्या कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में मेटा सेंटर सबसे ऊपर होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में मेटा सेंटर सबसे ऊपर है, चाहे उसके नीचे बी आ जाए, जी आ जाए, कुछ भी आ जाए, राइट? याद रहेगा? क्या याद रहेगा? क्या कह रहे हैं मैग? मेटा सेंटर अबव ग्रेविटी, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है? तो एक लाइन आप लोग याद रखिएगा, दैट स्टेबल इक्विलिब्रियम में मेटा सेंटर सबसे ऊपर होता है, ठीक है? अगर तुम्हें ये याद है तो तुम्हें अब ये वाली चीज अपने आप अंडरस्टूड हो जाती है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे मेटा सेंटर जी से नीचे होगा, राइट? क्योंकि सेंटर ऑफ बुओयेंसी हर जगह नीचे होगी फ्लोटिंग के केस में, ठीक है? ओके, अब गाइस ये वाला कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें क्लियर है, एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? अगर ये क्लियर है तो सबमर्ज्ड का निकालना और भी ज्यादा इजी होता है। मैं खुद तुम्हारी जगह पे था जब मैं प्रिपरेशन करता था, मुझे फ्लोटिंग का केस याद हो गया था, सबमर्ज्ड के केस में मैं हमेशा परेशान रहता था, हमेशा हमेशा परेशान रहता था सबमर्ज्ड में, बिल्कुल याद नहीं होता था, राइट? ये क्लियर है बेटा? चलो अब देखो सबमर्ज्ड के केस में मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, सबमर्ज्ड, राइट? अगर सबमर्ज्ड का केस आ जाए, यहां नहीं लिखता, दिखेगा नहीं ना तुम लोगों को, नोट्स भी तो सुंदर दिखनी चाहिए पगलुओं, है ना? अगर बेटा सबमर्ज्ड का केस आ जाए, राइट? कभी भी तुमसे सबमर्ज्ड के बारे में क्वेश्चन आए तो सबमर्ज्ड की इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब भी कभी तुम्हें निकालनी है तो तुम क्या करना, रिप्लेस कर देना, रिप्लेस कर देना m को b से। क्या बोला बेटा मैंने? अगर कभी भी सबमर्ज्ड का केस आ जाए तो m को b से रिप्लेस कर देना। तुम्हें स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मेटा सेंटर का पता है? अब तुम क्या करोगे, सबमर्ज्ड के केस में निकालना है तो यहां पर जो m लिखा है उसी को क्या करो, b बना दो। b अबव g किसका हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर g है, m नीचे है तो g ऊपर हो गया और b नीचे हो गया, तो मतलब g अबव b अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर मैं यहां पर तुम्हारा b और g साथ में कर दूं तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बन गया। लो बेटा, आया मजा? लो, ये हो गया सबमर्ज्ड का केस, समझ आया? तो सबमर्ज्ड का केस और फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम के केस, मतलब फ्लोटिंग के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है और वो डिफरेंस है सेंटर ऑफ बुओयेंसी का। फ्लोटेशन के केस में सेंटर ऑफ बुओयेंसी सबसे नीचे आराम से, आईजी सो रहा है ना? आईजी तो सो रहा है बेटा, आईजी अभी नहीं उठेगा, राइट? तो सबमर्ज्ड के केस में तुम्हें यही वाली चीज देखनी है कि भाई सेंटर ऑफ बुओयेंसी सबसे नीचे होगी, फिर उसके बाद तुम मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बेसिस में खेलते रहो, ठीक है?
अब तुम क्या करोगे, सॉरी ये फ्लोटेशन का केस है। सबमर्ज्ड के केस में ये जहां जहां पे मेटा सेंटर लिखा हुआ है उस जगह को बी से रिप्लेस कर दो। अब अगर तुम्हें सबमर्ज निकालना है तो वहां पे मेटा सेंटर आता नहीं है, तो तुम्हारा सेंटर ऑफ बुओयंसी और जी बस रहेगा। अब यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम पे मेटा सेंटर ऊपर था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे, हमने सबमर्ज के केस में एम को क्या बना दिया, बी बना दिया, बी ऊपर जी नीचे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने जी को ये कर दिया, राइट, हमने क्या करा, हमने यहां पर जी को ऊपर कर दिया, बी को नीचे कर दिया, और हमने यहां पर बी को और जी को सेम कर दिया। मतलब हमने क्या करा, हमने यहां पर भाई नॉर्मल लेवल पे हमने क्या करा, हमने सिर्फ एक ही चीज करी है, हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज करी है, और वो क्या करा है, हमने मेटा सेंटर वाले पॉइंट को सेंटर ऑफ बुओयंसी से सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करा है। तुम्हारा आंसर सेम आएगा। यही तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब तो नहीं भूलोगे है मेरे लाल, अब तो नहीं भूलोगे, याद रहेगा। वेरी गुड संजय, याद रहेगा बेटा, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी कभी तुम्हें कंफ्यूजन आने वाला हो सिर्फ एक चीज याद रखना कि यार मुझे फ्लोटेशन का केस तो बनता है, और अगर फ्लोटेशन का केस बनता है उसमें एम को रिप्लेस कर दो बी से, तो तुम्हारा सबमर्ज्ड के लिए बन गया, राइट। और सबमर्ज अब तुम्हें कभी याद करने की जरूरत है, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं, बी एबव जी, जी एबव बी, करते करते भाई बूढ़े हो जाएंगे अपन, नहीं करना, अपन अपनी टेक्निक से चलेंगे। सिंपल लॉजिक है, जहां पर एम है वहां बी कर दो, बन गया लो तुम्हारा सबमर्ज्ड का। और जहां पे जब भी कभी लगे कि तुम्हें फ्लोटेशन का बनाना है, जहां बी लिखा है वहां एम लिख दो, बन गया फ्लोटेशन का, राइट। मैं सबमर्ज्ड को लेके आंसर दिया था सर, ओके बेटा, हाँ हाँ समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है, समझ आ गया, अब मत भूलना, है ना। बढ़िया, इसी लेवल पे तुम सीखते हुए जाओ, तुम्हें इतनी सारी चीजें सिखा देंगे। अगले क्वेश्चन में आओ। अगला कह रहा है स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन मैच व्हेन फ्लो इज। कह रहा है भैया स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन ये सब कुछ मैच करनी है, फ्लो कैसा होना चाहिए। देखो गाइस, ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें भी कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। यहां पर तुम्हें सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा, इस चीज को समझना, राइट। ओके, अगर मैं तुमसे एक बहुत नॉर्मल सी बात बोलूं, इसको ऐसे समझना, जितनी भी लाइंस होती हैं, स्ट्रीक लाइन होती है, पाथ लाइन होती है, स्ट्रीम लाइन होती है ना, ये जितनी भी लाइंस हैं, ठीक है, इन लाइंस को अगर मुझे सेम करना है, अगर मुझे सेम करना है, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसके साथ खेल जाऊं, समय के हिसाब से सब कुछ। अगर एक समय पे सब कुछ सही चलता हुआ जाएगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो तुम जितने भी लोग हो, है ना, तुम जितने भी लोग हो, अगर तुम सबको मैं एक ही समय पे जो रिजल्ट आ रहा है सबको सेलेक्ट कर दूं, सबको सेम मार्क्स दिला दूं, क्या तुम लोगों में कोई चेंजेस होंगे? नहीं। आशीष ने बताया कितने नंबर आए थे, 80। मैं कहा ओ वाह क्या बात है यार, 80 नंबर, 100 में 80 लेकर के आए हो। बोले सर सबके आए हैं, मतलब सब सेम नंबर पाए हैं। अच्छा कैसे, ऐसे, राइट। तो जब भी कभी तुम्हें लगे कि मुझे सेम करना है, सिर्फ स्ट्रीम लाइन स्ट्रीक लाइन नहीं, कोई भी चीज अगर तुम्हें सेम करनी है, वो स्टडी फ्लो होना चाहिए, राइट। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, ये सब कुछ मैच करता है जब तुम्हारी चीजें स्टडी होती है, राइट। उसके अलावा कभी भी मैच नहीं करेगा। एक समय का जो है, हमने समय का अनुपात हटा दिया ना, ये स्टडी कहने का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एवरीथिंग इज कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एवरीथिंग इज कांस्टेंट इज नोन एज स्टडी। तो जब हम स्टडी की बात करते हैं तो सारी चीजों को सेम कर दो, आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है दैट व्हिच कंडीशन इंश्योर्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। ओए होए होए होए, यहां पर इन्होंने देखो क्या वर्ड यूज कर लिया, हाइड्रोस्टैटिक। और यहां पे थोड़ा डराने के लिए, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन आती है। अब बच्चा सोच करके कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया ए लेवल, जेई लेवल, ईएससी लेवल के क्वेश्चन है क्या ये? कुछ नहीं है, सब फर्जी है। हाइड्रोस्टैटिक वर्ड पकड़ में आया ना, उसी की अप्रोच में, उसी के इर्द गिर्द आंसर है। हाइड्रोस्टैटिक से सोचो, सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक से सोचो, आंसर आएगा जीरो वेलोसिटी। वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। कह रहा कांस्टेंट डेंसिटी, ओ हो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। वैसे मुझे लगा था कि तुम लोग कॉपी पेस्ट मारोगे, लेकिन लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है मैं पब्लिक भी कर दूं तो भी चल जाएगा तुम लोग का काम। ठीक है। हाय शुभम, शोभन, क्या हाल चाल मेरे भाई? ओके बताओ। ऋतिक कह रहा है जीरो एक्सेलरेशन है ऋतिक, वेरी गुड। शोभन, शोभन, हाँ
अब मेरी शाह और सा की थोड़ी थोड़ी हो जाती है ना कई बार। यार क्या होता है ना, जब तुम कुछ बोलने वाले हो तो शुभम मैंने बोला, फिर बाद में याद है अच्छा शोभन है, मैंने बोल दिया शोभन, है ना। ऐसे मेरे साथ भी कई बार होता है। मेरे भी कुछ जान पहचान वाले दोस्त हैं, ए शिवम, मैं कहा शिवम नहीं है शिवम है ना। तो ये उनकी नहीं, मेरी भी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है, अभी तक जीरो वेलोसिटी में थे, अब तुम जीरो एक्सेलरेशन में पहुंच गए हैं। सर लॉन्च हुआ है। तुम लॉन्च के बारे में पूछना चाह रहे हो शोभन, या फिर लंच के बारे में पूछना चाह रहे हो, तुम ये बताओ। अच्छा तुम अपना बता रहे हो कि लंच हुआ है अभी। ओके चलिए, तो यहां पर आप सभी लोगों को दिखाता हूं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। विच कंडीशन एंश्योर्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो गाइस, यहां पर इन्होंने बोला है कि हाइड्रोस्टैटिक, स्टैटिक वर्ड कब लिया जाएगा, स्टैटिक वर्ड कब लिया जाएगा। तो स्टैटिक वर्ड लिया जाता है जब आप लोगों की कोई भी मटेरियल क्या हो, कोई भी मटेरियल, कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी फ्लूइड या फिर कोई भी गैस या कोई भी चीज किसमें हो, कांस्टेंट डेंसिटी पे। चलो वेरी गुड निकिता, कांस्टेंट डेंसिटी कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर डी पे। ऐसे लेके काट देना बेटा, और यहां पे आगे लिख लेना घनघोर गलत है, अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमें कांस्टेंट डेंसिटी से कोई लेना देना है ही नहीं ना, है ही नहीं लेना देना, ना 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 ना। ऋतिक यही गलती हो रही है बेटा, यही कृपा अटकी हुई है। कांस्टेंट वेलोसिटी, जीरो मूवमेंट, राइट। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिया था। विच कंडीशन इंश्योर्स द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके गाइज मेरे क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया सही लेवल पे तुम लोग आंसर दोगे, कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही डेप्थ का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस चीज को समझना। अगर मैं तुम्हें स्टडी फ्लो दिखाऊं, स्टडी फ्लो, तो स्टडी फ्लो में क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, राइट ना। अब इसको ऐसे समझो, यहां पर मैंने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी सही है, राइट। यहां पर मैंने बोल दिया जीरो एक्सेलरेशन, सॉरी जीरो वेलोसिटी सही है, मैंने बोल दिया जीरो एक्सेलरेशन ये भी सही है, अगर मैं देखूं तो जीरो विस्कोसिटी भी तो सही है, लेकिन आंसर तो ये होगा नहीं, राइट। तो विस्कोसिटी वाला टर्म कांस्टेंट डेंसिटी से भी तो तुम देख सकते हो ना, लग तो रहा है कि हाँ यार कांस्टेंट डेंसिटी है, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन आंसर तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। अब रही बात, अगर मैं आपसे बात करूं, ओहो सर समय हो रहा है, चलिए ठीक है आते, ओके। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जीरो विस्कोसिटी, राइट। अब विस्कोसिटी जीरो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने जीरो विस्कोसिटी कर दिया तो कहीं ना कहीं तुम पहुंच जाओगे किसमें मेरे लाल, आइडियल फ्लूइड में पहुंच जाओगे। एंड यहां पर जो बात करी जा रही है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की करी जा रही है। तुम अगर जीरो विस्कोसिटी में जाओगे तो आइडियल फ्लूइड की कंडीशन आएगी, वहां पर चीजें खराब हो जाएंगी, तो मतलब हम जीरो विस्कोसिटी पे नहीं जा सकते। अब यहां पर मेरे पास दो ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन सही है, जीरो वेलोसिटी भी सही है, जीरो एक्सेलरेशन भी सही है, राइट। ठीक है, जीरो वेलोसिटी भी सही है और जीरो एक्सेलरेशन भी सही है, ठीक है, ओके। अब गाइस यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि सर हाइड्रोस्टैटिक है, हाइड्रोस्टैटिक है, तो इसको मैं कैसे लेकर के जाऊं, किस तरीके से इसको चेक करूं, या फिर क्या वाली चीज देखूं। एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी के बाद आता है ना, इसलिए ए, ओके बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, ओके। आप लोगों में से कितने सारे लोगों को यह लगता है, मेरा क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन तुम लोगों से यह है, पहले मुर्गी आई कि अंडा, नहीं नहीं सॉरी, मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से यह है कि पहले वेलोसिटी आई और एक्सेलरेशन, पहले वेलोसिटी आई या एक्सेलरेशन।
बोलो बोलो बोलो, पहले वेलोसिटी आई या फिर एक्सेलरेशन? रमेश कह रहा है वेलोसिटी, ऋतिक कह रहा है वेलोसिटी, आशीष कह रहा है एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ रहा है मेरे को, कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा है, खेल पा रहे हैं अपन बहुत अच्छे लेवल पे। आहा हा, क्या बात क्या बात क्या बात। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ओके, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। चलिए, बोथ आर एट सेम पॉइंट। नहीं नहीं, एक्सेलरेशन होगा। अभी आ रहा है मजा ब्रो। संजय, dv by dt is equals to 0, obviously acceleration। चलिए गाइस, अब आप लोगों को एक चीज बताता हूं, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, फील करना जो बात मैं तुम्हें बोलना चाहता हूं। ओके गाइस, सबसे पहली चीज, अगर मैं यहां पर वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो तुमने क्या बोला, जीरो वेलोसिटी मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होना चाहिए। हाइग्रोस्टैटिक कहने का मतलब, हाइग्रो मतलब वाटर, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, राइट, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। अगर मैं यहां पर जब बात कर रहा हूं हाइड्रोस्टैटिक की, मतलब वाटर है और स्टैटिक कंडीशन है, तो मतलब कि मैं स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहा हूं। अभी इसमें भी आते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे आंसर भी देना, ठीक है। स्टैटिक फ्लूइड की बात करता हूं। फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टैटिक फ्लूइड मतलब क्या होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टैटिक फ्लूइड मतलब क्या होता है, बस मुझे ये बताओ। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज देन इंट्रोड्यूस्ड टू डिस्क्राइब हाउ द मोशन चेंजेस। ओके प्रतीश, वेरी गुड, गुड बेटा गुड, ठीक है। आते हैं, अब इसमें आते हैं, अब मुझे यह बताओ स्टैटिक फ्लूइड मतलब क्या होता है। अभी तो हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे चलेंगे। देखो अप्रोच की, मैंने सबसे पहले आपसे बात करी थी अप्रोच की। मुझे बताओ स्टैटिक फ्लूइड मतलब क्या? स्टैटिक फ्लूइड मतलब होता है एक ऐसा फ्लूइड जहां पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, राइट। रेस्ट कंडीशन मुझे पता है, जो मैंने लिखा तुम ये बता सकते हो कि स्टैटिक फ्लूइड इज अ फ्लूइड सर वेयर योर शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू जीरो। तुम्हारा शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, राइट। अगर शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो और कांस्टेंट वेलोसिटी, वेरी गुड शुभाजीत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मतलब यहां पर क्या है कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, राइट। अब अगर मेरे दो पार्टिकल्स हैं, एक लेयर के पार्टिकल ये चल रहे हैं, एक लेयर के पार्टिकल ये चल रहे हैं, अगर मैंने दोनों पार्टिकल की सेम वेलोसिटी u रखी हुई है, दोनों पार्टिकल की, तो क्या दोनों पार्टिकल के बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से जाते रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मतलब यहां पर स्टैटिक फ्लूइड का हमने जो कंडीशन पढ़ी, वहां पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो जाए या फिर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, तो वहां पर भी स्टैटिक फ्लूइड का ही कंडीशन आएगी, लेकिन हम उसे अभी लिखेंगे नहीं, ठीक है, वरना तुम यहां पर कंफ्यूज हो गए। हाइड्रोस्टैटिक में तुम बता सकते हो, राइट, कि भाई जो चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, वो भी तुम्हारा स्टैटिक फ्लूइड के अंडर आ जाता है, क्योंकि वो स्टैटिक दिखता है, राइट। चलो उसको भी किनारे रखते हैं। मुझे ये तो पता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के टर्म नहीं समझ में आ रहा मत आने दो, मुझे ये तो पता है कि भैया स्टैटिक फ्लूइड मतलब शियर स्ट्रेस जीरो। शियर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? शियर फोर्स, शियर फोर्स अपन शियर एरिया, होता है कि नहीं होता है? बोल दो मेरे लाल, अगर तुमने झूठ बोला माता रानी पाप लगाएगी। बताओ क्या शियर स्ट्रेस का मतलब होता है शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया? बिल्कुल होता है सर। अब अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू को जीरो करना चाहता हूं, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे शियर फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, और अगर फोर्स की वैल्यू जीरो हो रही है तो फोर्स कुछ भी कर लो हमेशा रहता क्या है, दैट इज मास इंटू एक्सिलरेशन बराबर जीरो। अब मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, आइंस्टीन साहब वापस जन्म लेके मर जाएंगे, है वो बता करके चले गए, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, राइट। तो तुम मास को तो कभी जीरो कर नहीं सकते। अब अगर मुझे फोर्स को जीरो करना है तो मेरी मजबूरी बन गई कि मुझे एक्सेलरेशन को जीरो करना पड़ेगा। और अगर यहां पर
फोर्स जीरो हुआ तो शेयर फोर्स जीरो होगा, शेयर फोर्स जीरो हुआ तो शेयर स्ट्रेस जीरो होगा, और शेयर स्ट्रेस जीरो होगा तो हम उसे स्टैटिक फ्लूइड कहेंगे, और इसी स्टैटिक फ्लूइड में हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। डिड यू सी द अप्रोच? इसे कहते हैं अप्रोच। हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, राइट? समझ में आया? फील कर पाए? ठीक है। आहा, कितना मजा आ रहा है यार, क्या नई चीज सीखने के लिए मिल रही है। हाँ, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, जीरो एक्सेलरेशन। यस, इन जनरल इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, राइट, इसका कहने का मतलब यह नहीं होगा कि वेलोसिटी वहां पर नहीं होगी, है ना? समझ में आया जो मैंने बोला तुम्हें? अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, मतलब देयर कैन बी अ कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट? तो मतलब अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो यहां पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो सकती है, या फिर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, राइट? तो जो तुम लोगों ने जीरो वेलोसिटी बोला था वो तो गलत हो गया। अब आया मजा? अब आया मजा, राइट? ठीक है। तो भाई जब तुम इस लेवल पे सीख करके जाओगे ना, जब तुम इस तरीके के क्वेश्चंस को अपने अंदर तक समा करके जाओगे और फिर उसके बाद एग्जामिनेशन में बैठोगे, मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल रहा हूं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस दूसरे स्टूडेंट से बहुत ज्यादा आगे होगा। क्योंकि तुम यहां पे सिर्फ प्रिपरेशन करने नहीं आए हो, तुम यहां पे सिलेक्शन लेने के लिए आए हो, और इसी सिलेक्शन के लिए तुम्हें आग लगानी है। हर एक चीज को उसी तरीके से लेकर के जाओगे, राइट? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला में रो जी एच है, इससे भी एक्सेलरेशन आंसर दे सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल दे सकते हो, एब्सोल्युटली दे सकते हो, बिल्कुल। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है वो कभी जीरो नहीं होती बेटा, समझो इस बात को, राइट रमेश? तो जब हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में जो तुम रो जी एच लगाते हो वहां पर जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज नेवर जीरो, राइट? इसलिए तुम उस अप्रोच से नहीं जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक राइट अप्रोच होगी, तभी तुम आंसर दे पाओगे। मैंने सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक पकड़ा, मतलब स्टैटिक फ्लूइड मतलब शियर स्ट्रेस जीरो। अगर शियर स्ट्रेस जीरो है तो शियर स्ट्रेस की वजह से शियर फोर्स जीरो होगा, और शियर फोर्स अगर जीरो है तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास कभी जीरो हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। और यही चीज मुझे हमारे ऑप्शन में दिख रही है, दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। इज इट डन? चलिए, तो गाइज आज का सेशन यहीं पर ही रखेंगे। हमारे सर यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है? तो उनकी अब दूसरी क्लास होगी। आई बिलीव आप लोगों को आपकी फर्स्ट क्लास में मजा जरूर आया होगा, काफी कुछ अप्रोच हम लोगों ने सीखी। गौरव सर से भी एक आर की एक क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास लगवा दीजिएगा। संजय तुम चिंता मत करो बेटा, इतनी सारी प्लानिंग और इतनी सारी चीजें चल रही है ना कि तुम लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत अलग लेवल पे मिलेगा। यू विल फील लाइक कि मजा आ रहा है। मोमेंटम क्रिएट होते होते टाइम खत्म हो गया, कोई बात नहीं बेटा, अभी तो ये शुरुआत है। दिस इज द स्टार्ट गाइस, है ना? जब कोई कार स्टार्ट होती है ना तो वो जीरो से स्टार्ट होती है, 5 की स्पीड, 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, ऐसे चलती है कार, राइट? कुछ दिन के बाद तुम लोग देखना, कभी तुम लोगों को मैसेज आएगा कि शिवम सर की क्लास रात के 12 बजे लाइव होने वाली है। हम लोग प्लानिंग करके बैठेंगे, ठीक है? कभी किसी वीकेंड पे जो भी ऑफिस गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो ऐसे हैं, आप लोग मुझे बताना, कभी किसी वीकेंड पे बैठते हैं। अभी तो नहीं, अभी एक हफ्ता ऐसे ही चलेंगे, ठीक है? किसी वीकेंड पे बैठेंगे, रात के 10 बजे, 10:30 बजे अपन बैठते हैं, 2-3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगा देते हैं। क्या कहते हो, है ना? बढ़िया आराम से डिनर विनर करके बैठे, फिर उसके बाद बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, चकाचक क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है। हाँ, रात को देखे अरे टाइम 2 बज गए, चलो सही है, आराम से कल संडे है, सो करके उठेंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है? तो आ जाइए सर, आप भी आ जाइए, प्लीज आ जाइए, अरे आइए आइए प्लीज। तो यहाँ पर इसी तरीके से करते हैं। सर कह रहे हैं नहीं नहीं सर आप फिनिश करो, हम अपनी क्लास में आएंगे। ठीक है, ओके। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर। और सुनो, अगर तुम लोगों के दोस्त यार हो या फिर आप सभी लोग जो इस सेशन को देख रहे हो, इस सेशन के माध्यम से ही बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस तरीके से हमारी क्लासेस चल रही हैं पेड में,
तो अगर किसी ने नहीं भी इनरोल करा है तो कर लेना, सो दैट आप लोगों की तैयारी बेस्ट लेवल पे हो सके, ठीक है। एंड अपने सभी दोस्तों को भी बताना दैट एग्जाम ऑन एजुकेशन पे जो CIL की तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल पे शुरू हो चुकी है, और इसी तरीके से नेक्स्ट लेवल की तैयारी करके हम सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। तुम लोगों ने सेशन में अभी देख लिया होगा कि हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, हम जान लगा देते हैं तुम लोगों को सिखाने के लिए और तुम लोगों के सिलेक्शन तक, ठीक है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। इसकी PDF कहाँ मिलेगी? बिल्कुल आपकी क्लास में ही मिल जाएगी। जैसे ही आपकी रिकॉर्डेड वीडियो आएगी वैसे ही आपको PDF वगैरह सब मिल जाएगी, ठीक है। आपको PDF, स्टडी नोट्स, DPP सब कुछ मिलेगा। आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि आप लोग खुद ही ओवरवेल्म्ड हो गए कि इतना सारा कंटेंट है और मुझे सिर्फ यही पढ़ना है, क्योंकि इसी से ही अप्रोच जनरेट करके मैं सिलेक्शन लूंगा, ठीक है। चलो बाय गाइस, बाय बाय, बाय बाय।